हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और यहाँ पर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बात करें कि जो हड्डी से निर्मित आभूषण हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं मैदाहा से। कहाँ से? मैदाहा से। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, मैदाहा से ये प्राप्त हुए हैं। और बात करें अगर मैदाहा की तो ये कहाँ है, तो ये है आपके यूपी के, कहाँ पर है? यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले में मैदाहा पड़ता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है अजंता, दूसरा दिया गया है भीमबेटका, तीसरा बाघ और चौथा है अमरावती। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमबेटका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर भीमबेटका की तो ये आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भीमबेटका? एमपी के रायसेन ज़िले में। एमपी के रायसेन ज़िले में ये पड़ता है आपका भीमबेटका। और बात करें अगर भीमबेटका गुफाएं की तो ये भी जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने दिया गया है। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पर सूची मिलानी है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ दिया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और दूसरी तरफ दिया गया है नदी जिस पर ये अवस्थित हैं। तो देखते हैं कि सूची फर्स्ट और सूची 2 इनमें देखते हैं कि कैसे इनको हमें मिलान करना है। तो आप लोगों को बताना है कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखा कि पहले यहाँ पर लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात करें हड़प्पा की तो ये आपका है रावी नदी के किनारे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगर देखा जाए कालीबंगा तो कालीबंगा जो है ये आपका घग्गर नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा ही इसका सही हो जाएगा। फिर आता है लोथल, जो लोथल है ये आपका आएगा भोगवा नदी के किनारे। ये कहाँ पे आएगा? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नीचे है सबसे आपका रोपड़ दिया गया है। तो रोपड़ का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो रोपड़ जो होगा संबंधित वो हो जाएगा सतलज नदी से, यानी कि कालीबंगा जो है ये दूसरा है इसका, लोथल का पहला है और रोपड़ का जो है ये आपका चौथा है, यानी कि 3, 2, 1, 4। तो देखते हैं कि ये किस ऑप्शंस में हैं। 3, 2, 1, 4 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखें तो ये पहले ही ऑप्शन में है 3, 2, 1, 4। देखिए 3, 2, 1, 4, यानी कि आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा है ये आपका है रावी नदी के किनारे, जो कालीबंगा है ये आपका है घग्गर नदी के किनारे, लोथल जो है ये आपका है भोगवा नदी के किनारे, और बात करें रोपड़ की तो रोपड़ जो है ये आपका है सतलज नदी के किनारे। तो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशाल स्नानागार जो है किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। पहला ऑप्शन है आपका रोपड़, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा है कालीबंगा। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार आपका प्राप्त हुआ था। तो ये आपका सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो इसके लिए आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए,
तो ये भी सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये भी दोनों सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित हैं। अगला दिया है तीसरा, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, तो ये भी सही है, कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है। नेक्स्ट है अपने उद्योगों के लिए, तो यहाँ पर ये आपके चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल यहाँ पर करेक्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा दिया गया है आपका कालीबंगा, तीसरा यहाँ पर धौलावीरा और चौथा दिया गया है सुरकोटड़ा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धौलावीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें धौलावीरा की, तो ये जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है और इसकी जो बनावट है वो कैसी है? आयताकार है। धौलावीरा की जो बनावट है वो कैसी है? आयताकार है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो बनावट है वो कैसी है? आयताकार है। अगर बात करें धौलावीरा को किन 3 नगरों में बांटा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धौलावीरा को 3 नगरों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है आपका किला, पहला क्या है? किला। दूसरा आ जाएगा मध्यनगर, दूसरा क्या आ जाएगा? मध्यनगर। और बात करें तीसरे की, तो तीसरा आपका आ जाएगा निचला नगर। क्या आ जाएगा? निचला नगर। तो ये 3 नगरों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का जो पैमाना है वो हड़प्पी संदर्भ में मिला है। किस हड़प्पी संदर्भ में मिला है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से या फिर बाड़ाबली से। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी दांत का पैमाना मिला है आपके लोथल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बात करें अगर सबसे पुराने वेद की, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, फिर से यहाँ पर एक सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 4 वेद दिए गए हैं और बताना है कि ये किन से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वेद दिया गया है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का अगर हम संबंध देखें, तो ऋग्वेद का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से, यानी कि स्रोत और प्रार्थनाएं इसमें निहित हैं। दूसरा देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की अगर बात करें, तो इसमें आते हैं स्रोत एवं कर्मकांड, यानी कि दूसरे से ही ये संबंधित है। स्रोत और कर्मकांड आते हैं इसके अंतर्गत। सामवेद आपको सभी को पता होगा, सामवेद जो है इसका संबंध है संगीतमय स्रोत से। बात करें अथर्ववेद की, तो जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, ये संबंधित है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का हो जाएगा आपका चौथा और दूसरे का हो जाएगा दूसरा, तीसरे का आपका पहला है और चौथे का आपका चौथा है, यानी कि 4 2 1 4। तो बात करें इसके राइट आंसर की, बात करें इसके राइट आंसर की 4 2 1 4, सॉरी 4 2 1 4 नहीं, 4 2 1 3। चौथे का आपका तीसरा है यहाँ पर, ये चौथा नहीं है बल्कि क्या है? तीसरा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलती से लग गया 4 2 1 और 3, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ऋग्वेद है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि ऋग्वेद क्या है, तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद क्या है। तो बात करें 4 ऑप्शंस में से, तो इसमें जो आ जाएगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। किसका संकलन है? स्रोतों का संकलन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो नचिकेता और यम का संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर
हो जाएगा कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। और अगर बात करें कठोपनिषद की तो इसको यह जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का ये क्या है? उपनिषद है। तो इसको लिख लीजिएगा, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कौन? कठोपनिषद। तो यहाँ पर जो है यम ने नचिकेता को क्या उपदेश दिया था? तो यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था कि जो आत्मा है ये कभी भी इसका जन्म नहीं होता है और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। तो ये आपको याद रखना है कि यम ने यही उपदेश दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपको बताना है कि श्रीमद् जो भगवद गीता है मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत में, उर्दू में, पाली में या फिर हिंदी में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है कालिया, दूसरा है वासुकी, तीसरा ऑप्शन है पुष्कर और चौथा है आपका शेषनाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वासुकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वासुकी को ही सर्पों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पों का राजा कहा जाता है। किसको? वासुकी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, वासुकी को सर्पों का राजा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है या फिर अथर्ववेद से है? तो बात करें इसके सही आंसर की तो जो होता का संबंध है वो है ऋग्वेद से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद से और भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद जो है इसकी मूल लिपि क्या है? तो इसकी जो मूल लिपि है वो है ब्राह्मी। क्या है? मूल लिपि इसकी क्या है? ब्राह्मी लिपि है। तो ये भी आपको याद रखना है, मूल लिपि हो गई आपकी ब्राह्मी। और इसमें जो है कुल मिला करके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 यहाँ पर के मंडल हैं इसमें, और 1028 मंत्र हैं। कितने हैं? 1028 मंत्र हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? बकरी के लिए या फिर गाय के लिए? तीसरा ऑप्शन है हाथी के लिए और चौथा ऑप्शन है आपका घोड़े के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो अघन्या है इस शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। और अघन्या का जो अगर मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, इसका अर्थ होता है अघन्या का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो क्या कहलाता था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी आरओ की ही परीक्षा में प्री में 2014 में पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है? यूपी आरओ परीक्षा में 2014 में ये पूछा गया है। तो पूछा गया है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से? तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ये जो है संबंधित है आपका अथर्ववेद से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अथर्ववेद से जो है ये गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। अगर देखा जाए यजुर्वेद जो है तो यजुर्वेद में जो है आपका आता है शतपथ ब्राह्मण। जो पहला ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, इसमें आपका आता है शतपथ ब्राह्मण। क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण। अगर पूछा जाए कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है तो शतपथ ब्राह्मण जो है संबंधित है यजुर्वेद से। और अगर पूछा जाए कि ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है तो ऐतरेय जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। ये भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद से जो संबंधित है वो है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय, क्या लिखना है? ऐतरेय ब्राह्मण। ये जो संबंधित है ये संबंधित है आपका ऋग्वेद से।
तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर बात करी जाए सामवेद की, तो सामवेद में जो है वो आता है आपका तांडय महाब्राह्मण, ये भी आपको याद रखना है। तो सामवेद का भी लिख लीजिए तांडय महाब्राह्मण, तांडय महाब्राह्मण। तांडय महाब्राह्मण जो आएगा ये आएगा आपका सामवेद में। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। जो महाभारत है वो किस रूप में मूलतः जानी जाती थी। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो ये हो जाएगा जय संहिता। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है RO की ही परीक्षा प्री में 2014 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता के रूप में जाना जाता है क्या, महाभारत। और महाभारत की अगर बात करें तो इसके जो है प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे, 8800, यानी कि 8800 श्लोक थे इसमें। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि जो है बुद्ध का जन्म स्थान था। किससे संबंधित है, मौर्य से, शुंग से, सातवाहन या फिर कुषाण। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। मौर्य से यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौर्य वंशीय जो शासक थे आपके अशोक। मौर्य वंशी शासक कौन था, अशोक था। ये तो आपको पता ही होगा कि मौर्य वंशी जो शासक था अशोक, इसका एक अभिलेख था, कौन सा, रुम्मिनदेही अभिलेख, वहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या दिया है देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने आपको बताया था कि रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख जो है ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुम्मिनदेही स्तंभ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। यहाँ पर आपको बताना है कि जो है बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में वापस आए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है किसने किया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये हुई कहाँ थी, ये भी आपको बताना होगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो महाकश्यप ने की थी। ये कौन थे, अध्यक्षता इन्होंने की थी प्रथम बौद्ध संगीति की। और किसके शासनकाल में हुई थी अगर ये पूछा जाए, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी आपकी किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध संगीति। तो ये सब बातें आपको याद रखनी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में जो है ये हुई थी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगर यहाँ पर देखा जाए कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में। कहाँ पर हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल वन आपका कहाँ पर है, ये है आपका कश्मीर में। कहाँ पर है, कश्मीर में है आपका कुंडल वन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर काशी वाराणसी में। तो अगर बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो ये हुई थी आपकी वैशाली में। कहाँ हुई थी, वैशाली में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके शासनकाल में हुई थी, काला शोक के शासनकाल में। काला शोक के शासनकाल में हुई थी ये
द्वितीय बौद्ध समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो जो बौद्ध धर्म को मानता था, बुद्ध द्वारा रूपांतरित किया गया था, वो अंतिम व्यक्ति कौन था, उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे आनंद कौन था, तो आनंद जो है बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। ये जो है सबसे प्रिय शिष्य था किसका? बुद्ध का। तो आनंद जो है बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। और बात करें अंतिम कौन था, तो ये था सुभद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो यहाँ पर आपको बताना है कि नागार्जुन जो थे वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये थे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के। किससे? माध्यमिक। और इसी को माध्यमिक को और एक कहा जाता है, इसका नाम शून्यवाद मत। क्या कहा जाता है? शून्यवाद मत इसको और कहा जाता है। तो शून्यवाद मत इसी को कहा जाता है, किसको? माध्यमिक को। और इनकी जो है एक प्रसिद्ध रचना भी है, माध्यमिक कारिका। किसकी? नागार्जुन की। तो बात करें एक इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसको भी लिख लीजिएगा, माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका जो है ये नागार्जुन की एक प्रसिद्ध रचना भी है, तो ये भी पूछी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है कि सप्तपर्णी जो गुफा है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सांची में स्थित है, नालंदा में स्थित है, राजगृह में स्थित है या फिर पावापुरी में स्थित है। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो ये राजगृह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजगृह में स्थित है। और राजगृह कहाँ पर है? ये है आपका बिहार के नालंदा जिले में। कहाँ पर है? बिहार के नालंदा जिले में। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आरओ में ही 2014 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। कहाँ पर? कार्ले में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्ले कहाँ पर है? ये है आपका पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में है आपका कार्ले। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? कहाँ पर स्थित था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में? तो बात करें अगर वल्लभी विश्वविद्यालय की, तो वल्लभी जो विश्वविद्यालय है ये आपका स्थित था गुजरात में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित था। और ये जो है इसमें बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। यानी कि अगर बात करें तो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन थे ये भी आपको बता देते हैं कि जो है बौद्ध शिक्षा, देखिए बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कितने? 3 प्रमुख केंद्र थे। तो 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे जरा ये भी देख लेते हैं। एक तो था आपका नालंदा, ये नालंदा आपका बिहार में हो गया। एक आता है आपका वल्लभी, जो आपका अभी क्वेश्चन है ये आपका गुजरात में है, वल्लभी हो गया। एक है आपका विक्रमशिला। कौन है? विक्रमशिला। तो ये जो है 3 जो है ये आपके थे बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।